तो सबसे पहले अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कनाडा के साथ अब भारत उसी के लहजे में पेश आना चाहता है। भारत सरकार ने अपना रुख सख्त कर लिया है, कड़ा कर लिया है। और अब से कुछ देर पहले ब्रेकिंग न्यूज यह आई कि कनाडा से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला भारत ने कर दिया है। यह एक तरह से कनाडा के आतंकी राग पर करारा प्रहार माना जा रहा है। भारत सरकार ने फैसला कैसे किया, क्यों किया, इसके परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, सब कुछ आपको बताएंगे। इससे पहले कनाडा की ओर से रविवार को भारत एक मैसेज भेजा गया था, जिस पर कहा गया कि भारतीय राजदूत संजय कुमार वर्मा, जो काफी सीनियर हैं और कुछ राजनयिक एक मामले की जांच में संदिग्ध हैं, इस पर भारत की ओर से नाराजगी जताते हुए उसने कनाडा के राजदूत स्टुअर्ट व्हीलर को तलब किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। स्टुअर्ट भारत में कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर हैं। भारत की तरफ से जारी इस मामले में बयान जारी करते हुए यह भी कहा गया कि यह द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नकारात्मक कदम है, इसलिए भारत इसका पुरजोर विरोध करेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा में आरोपों को जो कनाडा ने लगाया उसे राजनीति से प्रेरित करार दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज करती है और इनके पीछे ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे को वजह मानती है, जो कि वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे। हालांकि कनाडा सरकार ने कई बार कहने के बावजूद भारत सरकार के साथ कोई सबूत साझा नहीं किया और यह नया आरोप भी उसी आधार पर है, जो कि बेसलेस है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रूडो सरकार लंबे समय से ऐसा करती आ रही है। उनकी कैबिनेट में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो भारत के खिलाफ उग्रवादी और अलगाववादी एजेंडे से जुड़े हुए हैं, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और जिस निर्जर की हत्या की बात बार बार कनाडा कर रहा है, साल 2020 में उसी निर्जर को भारत ने टेररिस्ट घोषित किया हुआ था। पंजाब में बम धमाके का मुख्य आरोपी भी है, लेकिन उसी निर्जर के लिए कनाडा का दुलार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यह खुलेआम कनाडा का टेररिज्म को सपोर्ट करने का एजेंडा देखा जा रहा है। पीएम ट्रूडो ने पीएम मोदी से मुलाकात का दावा किया था। इस बीच कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो ने शुक्रवार को कहा था कि उन्होंने लाओस में ईस्ट एशिया समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ट्रूडो ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान जरूरी मुद्दों पर काम करने को लेकर बातचीत हुई। लाओस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रूडो ने कहा कि मैंने इस बात पर जोर दिया है कि हमें कुछ काम करना है। ट्रूडो ने बातचीत के बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया था। हालांकि भारतीय मीडिया ने दावा किया कि विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने इस मुलाकात का खंडन किया था और कहा था कि दोनों नेताओं के बीच इस तरह की कोई मुलाकात ही नहीं हुई है। और आइए अब आपको बताते हैं क्या कहना है भारत में कनाडाई राजनयिक स्टुअर्ट व्हीलर का, जब उन्हें भारत सरकार की ओर से तलब किया गया। उन्होंने कहा कि कनाडा ने भारत सरकार के एजेंटों और कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या के बीच संबंधों के विश्वसनीय और अखंडनीय सबूत उपलब्ध करवाए हैं। अब भारत के लिए समय आ गया है कि वो जो कह रहा है उस पर खरा उतरे और उन सभी आरोपों पर गौर करे। has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate with India. और आइए अब आपको बताते हैं बीते एक बरस में किस तरह कनाडा और भारत के बीच एक शख्स को लेकर खींचतान और आपसी विवाद चल रहा है। कूटनीतिक मोर्चे पर दोनों एक दूसरे को लेकर हमलावर हैं। खासकर जिस तरह से कनाडा ने इस मामले में आक्रामक रणनीति भारत के खिलाफ अख्तियार की, उसे लेकर भारत ने उसे भरपूर आईना दिखाया है। विवादों की एक कहानी जो निर्जर की मौत से जुड़ी, आखिर वो कौन है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जालंधर जिले के भार सिंहपुरा गांव में 11 अक्टूबर 1977 को हरदीप सिंह निर्जर का जन्म हुआ। 1995 में उसने खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि केटीएफ के सक्रिय सदस्य के तौर पर पहचान की गई। 1995 में पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन के तहत निर्जर को गिरफ्तार कर लिया, जो कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के मामले में किया गया था। 1997 में देश में सुरक्षा एजेंसियों की आंख में धूल झोंककर यह शख्स कनाडा पहुंच गया। 1998 में कनाडा के इमिग्रेशन विभाग में नागरिकता के लिए इसने आवेदन कर दिया
1998 में ही कनाडा की रहने वाली एक लड़की से शादी कर ली। 2001 में कनाडा की कोर्ट में नागरिकता के लिए आवेदन किया। 2007 में पंजाब के सिनेमा घर में एक धमाका होता है और इस धमाके का मुख्य आरोपी इसी निर्जर को बनाया जाता है। 2014 में भारत सरकार ने निर्जर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। 2015 में मार्च महीने में कनाडा की नागरिकता इसे दे दी गई। 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्जर को आतंकी घोषित कर दिया और 2022 में भारत की सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने निर्जर को भगोड़ा घोषित कर उस पर 10 लाख का इनाम रख दिया। 2023 को 18 जून को निर्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक टेररिस्ट जो भारत से भागकर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, उसे कनाडा अपना दुलारा मानता है और उसके लिए अपने हिसाब से और अपने लेवल से दूसरे मुल्कों के साथ लड़ाइयां भी करता है, जो कनाडा की स्थिति देखी जा रही है। रविंदर सचदेव अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मेरा पहला सवाल सर आपसे है कि क्या सिर्फ मामला वोट बैंक का है? एक देश का इतने खुले तौर पर एक आतंकी को इस तरह से सपोर्ट करना? से दो मामले हैं। एक वोट बैंक का मामला है, वो क्लियर है, जिसकी बहुत चर्चा हो चुकी है और होती है कि कनाडा में खालिस्तानी सिंपथाइजर्स हैं और काफी उनमें से तबका ऐसा है जो कि ट्रूडो को सपोर्ट करता है या उनका सपोर्ट चाहता है। वो 50% है, मेरे ख्याल से ज्यादा है शायद, वोट बैंक। उसके अलावा एक जो मुद्दा जो ज्यादा चर्चा में नहीं आया मेरे ख्याल से, वो ये है ट्रूडो चाइना स्कैंडल में फंस गया है। 2019 और 2021 के इलेक्शन में कनाडा के अंदर चाइना ने इंटरफेयर करा और ट्रूडो की पार्टी के कुछ एमपीज को जितवाया, और इसकी जो ऑपोजिशन पार्टी थी जो कि चाइना के प्रति सख्त रवैया रखती थी, उसके करीब 9 एमपीज को हरवाया। 11 इसके जितवाए, 9 उसके हरवाए। ये बात जब निकली कनाडा में, इसके ऊपर एक कमीशन ऑफ हाई लेवल इंक्वायरी बैठ गया है कि चाइना ने कैसे इंटरफेयर किया और ट्रूडो ने देश को बताया क्यों नहीं और कैनेडियन इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। अब वो इंक्वायरी एडवांस स्टेज में है। इनफैक्ट परसों ट्रूडो को उस इंक्वायरी के सामने अपनी टेस्टिमनी देनी है। तो मेरे विचार से जो चल रहा है, ट्रूडो जो कर रहा है, वो अपना चाइनीज स्कैंडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि अच्छा। कनाडा के अंदर उस चाइनीज इंटरफेरेंस के मुद्दे को लेकर के बहुत बड़ा बवाल उठ चुका है। वहां की पार्टीज और पब्लिक ओपिनियन कह रही है कि ये कैसे हो गया कि हमारी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, जबकि हमारी इंटेलिजेंस को पता था कि 19 और 21 में चाइना ने इंटरफेयर करा और इसका फायदा ट्रूडो को हुआ। तो ट्रूडो उस स्कैंडल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने देश के अंदर भारत के प्रति जो मुद्दा है उसको ज्यादा उछाल रहा है। तो दो फैक्टर्स हैं, एक तो है वोट बैंक और दूसरा है चाइना स्कैंडल इन कनाडा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है सर आपने। ये बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में है नहीं अभी, जो ये चाइना वाला स्कैंडल आप बता रहे हैं ये ट्रूडो का। एक और सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि भारत ने जो फैसला किया है कि वहां से जो उनके डिप्लोमेट, भारत की जो डिप्लोमेट है, उनको वापस बुलाया जाएगा, क्या वहां पर हम जो हमारा ऑफिस है डिप्लोमेट वाला ऑफिस, दूतावास जो हम बंद कर रहे हैं, या फिर जो कर्मचारी हैं उनके सिक्योरिटी को देखते हुए उनको रिप्लेस किया जाएगा? और इस फैसले का क्या असर होगा सर? आई थिंक ये बहुत बहुत बड़ा फैसला है भारत द्वारा। तो ऑब्वियसली हम जो करेंगे, मेरे को जो समझ आता है, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं जो वहाँ पोस्टेड हैं, जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वहाँ पे, हमारे हाई कमिश्नर हुए, जो भी है हमारे दूतावास में, उनको हम विड्रॉ कर लेंगे। पर वो जो बिल्डिंग है, जो दफ्तर है, वहाँ पे कैनेडियन स्टाफ हमने हायर किया है, वो नॉर्मल रहेगा अभी, बट हमारा स्टाफ विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि भारत ये कह रहा है कि हमें अब ये शक हो गया है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी गारंटीड है। जिस तरह से कनाडा में माहौल चल रहा है, जिस तरह से कैनेडियन सरकार का रवैया है, हमारे डिप्लोमेट्स को टारगेट करें अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट वगैरह, तो हमें अब ये हम कन्विंस्ड नहीं है, हम ये श्योर नहीं है कि कनाडीय सरकार हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी गारंटी करेगी। तो इसके चलते हम ये विड्रॉ कर रहे हैं। जो मेरी समझ में है, जो इंडियन डिप्लोमेट्स या इंडियन सिटीजन जो वहां नौकरी पर हैं भारत से भेजे हुए, ये एक बहुत बड़ा कदम है। पर मेरे विचार से कनाडा को ये एंटिसिपेट करना चाहिए था। ये तो कैनेडियन फॉरेन पॉलिसी की शायद थोड़ी चूक है या बड़ी चूक है
कि उन्होंने सोचा वो एक ऐसा कदम उठाएंगे, भारत को इतला देंगे कि हम आपके हाई कमिश्नर और कुछ डिप्लोमेट्स के खिलाफ पुलिस इंक्वायरी जारी करने जा रहे हैं और भारत कुछ नहीं करेगा। उन्हें समझना चाहिए कि भारत कोई तो जवाब देगा, पर भारत ने जो जवाब दिया मेरे ख्याल से ये अनप्रेसिडेंटेड है। मेरी नॉलेज में बहुत कम या कभी नहीं हुआ है कि किन्हीं दो देशों के बीच में रिश्ते जब डाउनग्रेड हुए हैं तब ये होता है आपने अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया, 2 वापस बुला लिए, 4 बुला लिए, पर कभी शायद ऐसा नहीं हुआ कि आपने पूरे के पूरे अपना डिप्लोमेटिक स्टाफ एक देश से विड्रॉ कर लिया हो। भारत ये कहता है कि हमें जो दिख रहा है कैनेडियन सरकार जो फिलहाल है जी। इसकी कोई होप नहीं है, जिस तरह से इसका रवैया रहा है और है, इसके चलते हम कोई पॉजिटिव कदम नहीं देखते अपनी डिप्लोमेसी का, क्योंकि डिप्लोमेसी का मकसद तो होता है रिश्तों को आगे बढ़ाना। अब अगर कैनेडियन सरकार ऐसे कदम उठा रही है तो हमें कोई स्कोप नहीं दिखता कि फिलहाल की जो सरकार है उसकी ड्यूरेशन में जब तक जी है। सर, जल्दी से एक और आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। एक देश का इतने खुले तौर पर टेररिस्ट और टेररिज्म को सपोर्ट करना, जो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की हम बात करते हैं, इस पर वेस्टर्न मीडिया इतना खामोश क्यों है सर? यूएस की बात हो, यूरोपियन यूनियन की बात हो, ऐसे किसी भी जगह पर इस तरह से कोई अगर उस देश के खिलाफ खुले तौर पर किसी टेररिस्ट को सपोर्ट करता तब तो इस पूरी दुनिया में हाहाकार और भूचाल हो जाता। अमेरिका ने पाकिस्तान के बगैर परमिशन के घुस के अलकायदा के चीफ को, ओसामा बिन लादेन को मार दिया सर, और भारत के टेररिस्टों को कनाडा खुलेआम पनाह दे रहा है, इसमें पूरा वेस्ट खामोश रहता है सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु हाँ, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि खुलेआम पनाह देता है, और अमेरिका तो खुलेआम जहां जाकर उसको मारना होता है अपने आतंकियों को मार देता है। तो ये एक तो इंडिकेट करता है ना कि दुनिया में डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आप ये समझते हैं कि आपको जो कदम उठाने अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप उठा सकते हैं पर कोई दूसरा नहीं उठा सकता, तो ये क्लियर इंडिकेट करता है ना डबल स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का, ये रिलेशंस का ये। बट बाय द वे ऑल्सो इसमें ये भी है कि ये जो 5 आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क है, आपको ध्यान होगा इसकी बहुत जिक्र हुआ था, जिसके जरिए अमेरिका, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, 5 देश अपनी टोटल इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कनाडा ने एक कदम उठाया है, इसने अमेरिका और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो छोटे देश हैं, उनको छोड़िए, बट अमेरिका और इंग्लैंड के साथ डिस्कशंस करके कनाडा ने कदम उठाया है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी सर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रॉबिन सर, आप हमारे साथ जुड़े और इंफॉर्मेशन शेयर की, अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डबल स्टैंडर्ड किस तरह से है इस पूरी दुनिया में, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, टेररिज्म अमेरिका के लिए टेररिज्म है, कनाडा के लिए टेररिज्म है, लेकिन वही टेररिज्म जब भारत के लिए टेररिज्म है तो उनके लिए गुड टेररिज्म है। ये मामले बहुत चौंकाते हैं और बताते हैं कि अलग अलग देशों का टेररिज्म को लेकर किस तरह से स्टैंडर्ड बदल जाता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। पूजा भट्ट विवादों में हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस, निर्माता, निर्देशक सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करने के बाद लगातार ट्रोल की जा रही हैं। पोस्ट क्या है वो आपको दिखाते हैं। पोस्ट ये है कि मुंबई मेट्रो के भीतर भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने अपने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया कि आखिर एक पब्लिक प्लेस पर इन सब चीजों की इजाजत कैसे दी जा सकती है। उन्होंने एक्स पर लिखा, सोशल मीडिया साइट पर लिखा, पब्लिक प्लेस पर इन सब चीजों की इजाजत कैसे दी जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुत्व पॉप है, क्रिसमस कैरल है, बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर है या कुछ और, किसी भी हाल में सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह से गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कैसे और क्यों अथॉरिटी ने इसकी इजाजत दी। एक और पोस्ट वो लिखती हैं और कहती हैं, अगर हम बुनियादी नियमों का पालन नहीं कर सकते तो कानून और व्यवस्था के सही मायने में बने रहने की कोई उम्मीद नहीं है। शहर को अपवित्र करने वाले सभी राजनीतिक दलों के अवैध होर्डिंग्स मेट्रो को पार्टी क्षेत्र में बदल दिया जा रहा है। हमलावरों द्वारा कवर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले सड़क के बीच में पटाखे जलाए जा रहे हैं। दरअसल वीडियो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट की तरफ से पोस्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने इस गीत की चर्चा करते हुए इसे हिंदुस्तान के शहरी और गांव के सभी के से जुड़ जाने की बात कही। लेकिन जो ही पूजा भट्ट ने इसे रिपोस्ट किया, ये वीडियो ट्रोल होने लग गया। इस वीडियो को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। अब जरा मैं आपको वीडियो दिखाता हूं पूरा, कि आखिर ये पूरा वीडियो क्या है और किस पर पूजा भट्ट सवाल उठा रही हैं।
अब तस्वीर साथ में रखिएगा और हल्का सा इस वीडियो का थोड़ा एम्बियंस म्यूजिक भी आने दीजिएगा। पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बताया जा रहा है कि वीडियो मुंबई मेट्रो का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक और युवतियों का बड़ा समूह जो सीट और मेट्रो की फर्श पर बैठा है, भजन करते हुए जा रहा है। भजन के बोल है, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। इसके अलावा बब्बर शेर के जयकारे की आवाज भी सुनी जा सकती है। इस बीच वीडियो में अलग से भी आवाज आती है, जो शायद इसमें ओरिजिनल ऑडियो को मिक्स करके किया गया है। इसके बाद समूह के दूसरी भाषा भी भजन और कहें गीत गाते सुना जा सकता है। दूसरी भाषा में भी समूह गुजराती में भी भजन गाता है। 38 सेकंड के इस वीडियो में ग्रुप में हर सदस्य को गाते हुए सुना जा सकता है। इस दौरान इन लोगों के पास इनके ग्रुप के अलावा मेट्रो का कोई दूसरा पैसेंजर नजर नहीं आता है। पूजा भट्ट ने वीडियो को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर अपना सवाल डाला तो वो खुद ही ट्रोल होने लग गई। उन्हें इस मामले पर लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। पूजा के ऊपर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया गया। एक यूजर ने पूजा पर सिर्फ हिंदू धर्म को निशाना पर लेने पर आरोप लगाया। दरअसल पूजा की इस प्रतिक्रिया को अखबारों ने भी तवज्जो देते हुए खबरें छापी। इसे लेकर भी पूजा भट्ट भड़की हुई नजर आई हैं। उन्होंने खबरों के तरीकों पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन पूजा भट्ट इससे पहले किसी और धार्मिक आयोजन पर सवाल नहीं उठाती हैं। जब इस देश में सड़कें जाम की जाती हैं धार्मिक आयोजन के लिए, सड़कें ब्लॉक की जाती है धार्मिक आयोजन के लिए, जब इस देश में ट्रेन के अंदर धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, विनती प्रार्थना नमाज अदा की जाती है, तब इस तरह का कोई वीडियो पूजा भट्ट नहीं डालती हैं। लेकिन अब इस वीडियो को लेकर वो विवादों में है, इस वीडियो को लेकर सवाल उठा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। बात अगर विवाद की हुई है तो देश के 6 राज्यों का जिक्र कर ले जल्दी से। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी, बिहार और झारखंड में धार्मिक विवाद देखने को मिला है। और 7 साल में पहली बार उत्तर प्रदेश का बहराइच जला है। तेलंगाना में हैदराबाद के मुथियलम्मा मंदिर में सोमवार सुबह देवी मां की मूर्ति तोड़ दी गई। यहां सुबह विरोध प्रदर्शन हुए। बीजेपी नेता माधवी लता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी भी मंदिर पहुंच गए। उधर पश्चिम बंगाल में रविवार रात एक विशेष समुदाय के लोग ने हावड़ा जिले के श्यामपुर इलाके में दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ कर दी। बीजेपी का दावा है कि अराजक तत्वों ने मां दुर्गा की प्रतिमा में आग लगा दी। कर्नाटक के बेलगावी जिले में सोलापुर गांव में रविवार रात दुर्गा देवी की मूर्ति के अपमान के बाद 2 समूहों में झड़प हो गई। 3 लोग घायल हुए, 2 बाइक और एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। यूपी के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में फायरिंग और पत्थरबाजी हुई। इसमें एक युवक की मौत हो गई। तो वहीं कौशांबी में भी विसर्जन के दौरान उड़ रहा गुलाल दूसरे समुदाय के ऊपर पड़ जाने के बाद 2 समुदायों में मारपीट और पत्थरबाजी हो गई। ये इतने पत्थर आए कहां से? हर घर के ऊपर पत्थर। बिहार में भी सीतामढ़ी में भी ऐसा ही वाकया हुआ, जहां 2 समुदाय के बीच तनाव और पत्थरबाजी सामने आ गई। बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन का जुलूस यहां जब एक मस्जिद के सामने से गुजरा तो छतों से पत्थरबाजी की जाने लगी, जिसमें पुलिस वाले समेत 10 लोग जख्मी हो गए। झारखंड के गढ़वा में रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने विवादित रास्ते को बैरिकेड करके बंद कर दिया था। यहां 2 अलग अलग घटनाओं में कई लोगों के घायल होने की खबर है। यानी जितने घर उतने पत्थर। जो 5 तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, अब आपको बता देते हैं पूरा मामला क्या है और क्यों जगह जगह हिंसा भड़की। शुरुआत करते हैं यूपी के बहराइच से, जहां बाबा अब सबका हिसाब करने में लग गए हैं। फिलहाल इंटरनेट को बंद किया गया है। महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन में डीजे बजाया जा रहा था। डीजे बंद करवाने पर दूसरा समुदाय अड़ गया कि डीजे बंद करना होगा। बंद नहीं करने पर पथराव शुरू कर दिया गया। मरने से पहले युवक राम गोपाल ने एक घर पर जाकर भगवा झंडा फहरा दिया। दूसरे समुदाय ने युवक को घर में घसीटकर पीटा और उसके बाद गोली मार दी। युवक की हत्या के बाद वहां के लोग गुस्से में आ गए। उसके बाद आगजनी शुरू हो गई। मूर्ति और लोगों पर पथराव भी शुरू हुआ। जान बचाकर लोग भागे। बीजेपी विधायक लोगों को समझाने में पहुंचे लेकिन नाकाम रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कह दिया। 13 अक्टूबर को रात भर आगजनी और पथराव का दौर चला। मृत युवक के शव का पोस्टमार्टम हुआ। चाकू के निशान भी मिले। एसटीएफ चीफ और गृह सचिव ने जिले में इस वक्त डेरा डाला हुआ है। कौशांबी का पूरा मामला समझ लीजिए। मंझनपुर थाने के बलीपुर गांव में मूर्ति विसर्जन हो रहा था। यात्रा के दौरान गुलाल उड़ाए जा रहे थे, लेकिन यही गुलाल उड़कर मुस्लिम समुदाय के युवक पर पड़ गया। अब दोनों समुदाय के बीच लाठी डंडे चल गए। विवाद बढ़ा तो ईंट पत्थर भी चलने लगे और इसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। अब सीतामढ़ी का मामला भी देख लीजिए। बेलसंड प्रखंड में नगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान रोड़ेबाजी हो गई।
विसर्जन के लिए धार्मिक स्थल से गुजरने पर छतों से पत्थरबाजी की गई। पत्थरों की बरसात से लोग मूर्ति छोड़कर भागने को मजबूर हुए। पथराव की घटना में आम लोग ही नहीं 6 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, कुल 10 लोग घायल हुए। गढ़वा में क्या हुआ झारखंड में यह भी देख लीजिए। भडरिया थाना के मदकड़ी गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा हो गया। मुस्लिम बस्ती से मूर्ति ले जाने का विरोध हुआ। विरोध के बाद जुलूस पर पथराव हो गया। एसपी डीएम के दखल के बाद देर रात मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया था। लखना गांव में मूर्ति विसर्जन में 2 समुदायों के बीच झड़प हुई। पथराव के चलते 10 घंटे मूर्तियों का विसर्जन रुका रहा। प्रशासन के दखल के बाद मूर्ति विसर्जित हो पाई। जिस तरह से देश भर में हिंदुओं के पर्व को निशाना बनाया जा रहा है, हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्या यह संयोग है? नहीं, कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा है। क्रिया की प्रतिक्रिया जैसे बात से अलग देखने को मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि जुलूस निकलने के दौरान छतों से पथराव, फायरिंग और जान लेने की मंशा, ये सब सोचने पर मजबूर करते हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा का एक बयान 24 सितंबर को सामने आया था, यानी आज की तारीख से ठीक 20 दिन पहले, जिन्होंने मुस्लिमों को भड़काने वाली बात कही थी। खून का बदला खून से लेने जैसा संदेश छिपा था। तौकीर रजा ने क्या कहा था जिसका इंपैक्ट शायद इस वक्त देश पर दिख रहा है? आपको सुनवाते हैं। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पर समझाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, लिंचिंग की जा रही है, हम कभी कोई रिएक्शन नहीं देते। क्या हम जवाब नहीं दे सकते? मैं कहता हूं 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक लोग मर ना जाए। तो तौकीर रजा ने कहा एक को पकड़ लो और मार दो। बहराइच में क्या यही नहीं हुआ? एक शख्स की जान चली गई। बहराइच की जो घटना घटी है, इसे लेकर सियासत भी हो रही है। यूपी में उपचुनाव भी नजदीक है। सियासत में एक दूसरे पर हमले शुरू हो चुके हैं। वैसे भी इस घटना को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि हिंसा भड़काने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बीजेपी के दूसरे नेता भी इस मामले में संवेदनशीलता बरतने की बात कर रहे हैं, दोषियों पर कार्रवाई करने के संकेत दे रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। बहराइच में जो हिंसा हुई है वो दुखद है। मुस्लिम धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए कि आखिर ये सब घटना क्यों होती है। जो हिंदू समाज के त्यौहार हैं उस पर कोई भी पथराव क्यों होता है, इसको लेकर समाज में भी चर्चा होनी चाहिए। ये बहुत दुखद है कि विसर्जन के वक्त में कई जगह इस तरह तनाव हुआ है और वो देश हित में नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव, जो हर मुद्दे पर यूपी सरकार को घेरते, उन्होंने एक बार फिर बहराइच के बहाने सीएम योगी और योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सरकार के लचर रवैये को लेकर सवाल खड़े किए। ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है। प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। सिर्फ धर्म के अपमान के नाम पर इस देश में सरतन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन जब दूसरे धर्म के सम्मान की बात आती है तो दूसरे धर्म का सम्मान नहीं होता है। कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के लिए अपमान नहीं सिखाता है। हर धर्म के लिए एक दूसरे के बीच सम्मान की भाव और जिम्मेदारी दोनों होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग खबर की। राजस्थान के बांसवाड़ा से एक तस्वीर सामने आई जो मुझे लगा कि वो मैं आपके सामने रखूं, जो ये बताती है कि सरकार करोड़ों रुपए किस तरह से सड़ा देती है, खत्म कर देती है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं किसी बगीचे की तस्वीर नहीं है। 1200 स्कूटी के बीच खरपतवार देख सकते हैं आप। ये खेत में स्कूटी नहीं उगाए जा रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा, सरकारी योजनाओं की दुर्दशा इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। यह स्कूटी वाला गार्डन नहीं है,
ये पैसे से खरीदे गए, सरकारी पैसे से खरीदी गई वो स्कूटी है जिसमें मेहनत कर 86% अंक लाने वाली आदिवासी बालिकाओं के सपनों को खाद बीज लगा है। ये स्कूटी गार्डन प्राकृतिक नहीं है बल्कि लापरवाही की बारिश में तैयार हुआ है। सपनों और आकांक्षाओं का वो कबाड़ है जो गार्डन जैसा दिखाई तो देता है, लेकिन इस गार्डन में यदि निगाहों को थोड़ा पैना कर दिया जाए तो आपको यहां हजारों की संख्या में स्कूटी दिखाई देगी। तस्वीरें बांसवाड़ा के विद्या मंदिर कॉलेज की है जहां 600 स्कूटी कबाड़ नजर आ रही है। ऐसा ही 1090 और स्कूटी हैं जो शहर के अलग अलग लोकेशंस पर रखी हुई हैं। इनमें कुल 1690 स्कूटी है जिसकी कीमत 13.5 करोड़ रुपए के करीब है। और ये पैसे हम और आप टैक्स के जरिए तो देते हैं, 50 तरीके के टैक्स। गहलोत सरकार में शुरू हुई बेटी पढ़ाओ प्रोत्साहन योजना में होनहार छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए स्कूटी दी जानी थी, लेकिन लापरवाह अफसरों की कारगुजारियों ने न केवल आदिवासी बेटियों के सपनों पर पानी फेरा बल्कि शहर में तैयार कर दिए धराशायी सपनों के कुछ स्कूटी गार्डन। इस पूरे मामले पर प्रिंसिपल साहिबा क्या सफाई दे रही है वो जरा सुन लीजिए। जनवरी 2021 से यह जो स्कूटी वितरण का कार्यक्रम है वह प्रारंभ किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन 2 चुनावों में जो आचार संहिता लगी थी उसके अंतर्गत यह कार्य बंद कर दिया गया था। और इसके बाद में अभी लोकसभा चुनाव के बाद में जो आचार संहिता के बाद में यह कार्य बंद था वह अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। वित्त विभाग के आदेश अभी दिए जाएंगे तब जाकर के ही यह कार्य प्रारंभ हो सकेगा। तो शोरूम वालों के पास में भी इतनी जगह नहीं थी, इस कारण से उन्हें पास के कॉलेजों में रखा गया है। लेकिन जैसे ही सरकार के द्वारा यह वितरण कार्य प्रारंभ होगा तो यह स्कूटियां छात्राओं को दे दी जाएगी। और अब मजेदार बात देखिए कि पुराने स्कूटियों का अभी तक वितरण नहीं हो पाया है। स्कूटी गार्डन बन चुका है। 2023-24 के लिए अब 1368 छात्राओं से नए आवेदन ले लिए गए। चुनाव, आचार संहिता, लापरवाही, क्यूआर कोड का इंतजार जैसे कई पहलू हैं जिनके चलते पिछली सरकार स्कूटी वितरण नहीं कर पाई। कई छात्राएं स्कूल से जा चुकी हैं, मार्कशीट में उनके नंबर 66% से ज्यादा भी हैं, लेकिन अब उम्मीदें ज्यादा नहीं बची हैं। खुद जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी इस मामले पर क्या कहते हैं जरा सुनिए। 3000 स्कूटी 2023 में आई थी, 1500 वितरण हो गई और 1500 अभी वितरण नहीं हुई है। इसके पीछे क्यूआर कोड जो जारी होता है वो नहीं हुआ। पिछली सरकार को ये करके उसी समय देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। हम सत्ता में आने के बाद में तुरंत लोकसभा चुनाव आ गए और अब ये स्कूटियां हैं, ये हम प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी महीने में बहुत जल्दी इनको वितरण करके उन बच्चियों को पहुंचाएंगे जिनको आवश्यकता है। वैसे मौजूदा सरकार को भी 10 महीने का लगभग वक्त हो ही गया। क्या 10 महीने में स्कूटी वितरित नहीं किए जा सकते? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। इंडिया बोल रहा है, मैं फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का है, फॉर लॉट।